अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वेरी चौधरी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम एक न्यू टॉपिक से आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर यामीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर यामीन का तारुफ करवाना बहुत इजी है, क्योंकि आपका तारुफ मैं क्या करवाऊं, सारी दुनिया में आप सारी दुनिया आपको जानती है। जैसे अभी 14 अगस्त में आपने अपना क्लिनिक ओपन किया, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई है सर आपकी। मुझे भी मेरे पेशेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि भाई हमने पहला बंदा देखा है जो इतनी मेहनत कर रहा है कि अपने क्लिनिक के लिए खुद शूट कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर देखे ना कि कितने सिंसियर हैं वो अपनी पोस्ट के साथ। मुझे लिटरली इतने हाँ, ये मैसेजेस मेरे आए साथ हैं भी हुआ है। इसके। मुझे काफी लोगों ने मैसेज किए कि भाई ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि भाई डॉक्टर जो है ना वो खुद अपनी सारी जो है ना क्लिनिक का विजिट करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। तो मैंने कहा यार हमारा तो अपना है, मैंने जब हम उनको अपने चीज को ऑन नहीं करेंगे हाँ, तो किस तरह से बिल्कुल वो आगे बढ़ेगी। सर, मैंने भी यही बात उनको कही थी। मैंने कहा देखिए वो कितने सिंसियर हैं। एक तो उन्होंने इस अपनी स्ट्रगल दिखा रही है ना, इस क्लिनिक को बनाने के लिए उन्होंने जो पीछे बैकग्राउंड में उनकी 6 मंथ की मेहनत थी, तो वो खुशी से दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने कैसे कैसे मेहनत की। और माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और रश भी बहुत ज्यादा था। और मेरी दुआ है थैंक कि यू सो आपका मच। क्लिनिक जिस तरह आप एक अच्छा स्टेप लेके चले हैं, तो वो बहुत अच्छा चले। अच्छा सर, आज मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जो है वो लाइव लेकर आई हूँ। मेरे बहुत से पेशेंट जो थे वो ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक कीमती टाइम आप अपने लिए निकालें। तो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ऑडियंस को ज्यादा वेट नहीं करवाते, टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिससे सबसे पहले एक पेशेंट का मैसेज था कि इंसुलिन होती क्या है, इंसुलिन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंट्रोडक्शन भी करवाया, फिर आपने जो है ना वो हमारे क्लिनिक के बारे में बताया। और 14 अगस्त को ही हमने ये क्लिनिक स्टार्ट किया है। ये हमारी भी खुशनसीबी है एज अ पाकिस्तानी। हमें हमेशा याद रहेगा कि यार 14 अगस्त को हमारी जो है ना वो ये स्ट्रगल शुरू हुई थी। और माशाल्लाह जो रिस्पॉन्स था आवाम का, और स्पेशली वो पेशेंट्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे पेज के थ्रू ही और कराची के रिहायशी हैं, तो वो उनका भी काफी रश था और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सब चीजें देख के। और एक और चीज जो आज के लाइव से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन हमारे 15 मुल्कों में पेशेंट्स हो गए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से जो भी लाइव देख रहा है वो कमेंट कर दे कि वो कहाँ कहाँ से जो है वो हमें देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन के हवाले से कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके लबलबे से निकलता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो पूरा मैकेनिज्म है इसके पीछे कि ये नॉर्मल एक हार्मोन होता है। अब हार्मोन क्या होता है कि जो मतलब जहां से बनता है ना वहां से फिर वो ब्लड में चला जाए, ब्लड में जाकर मुख्तलिफ जगह पर एक्ट करे। ठीक है, तो हार्मोन की एक किस्म है इंसुलिन, और वो इंसुलिन निकलती है लबलबे से। लबलबे में भी एक सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा सेल। ठीक है, एक पूरा जो है ना एक गुच्छा होता है, उसमें 3 किस्म के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गैमा सेल। तो उसमें जो बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। इंसुलिन जो है वो उस बीटा सेल से निकलता है। अब इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि डिफरेंट सेल्स में ब्लड से शुगर को लेकर जाना। मतलब सेल जो है वो एक समझे कि घर है, उसके बाहर एक ताला लगा हुआ है, तो उस ताले की चाबी जो है वो इंसुलिन है। जैसे ही वो चाबी लगेगी ताला खुलेगा, शुगर जो है वो सेल्स के अंदर चली जाएगी। तो इंसुलिन का बेसिक मैकेनिज्म ये है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ब्रीफली बताया, और आई होप जितने पेशेंट इस बारे में कंफ्यूज थे उनको बहुत अच्छा और ऑथेंटिक रिप्लाई मिली है। अच्छा सर, एक पेशेंट का मैसेज था, इंसुलिन की हिस्ट्री क्या है? अच्छा देखिए, इंसुलिन जो है वो पहले के दौर में जब डायबिटीज डायग्नोस हुई थी, और डायबिटीज के डायग्नोस होने के बाद से लेकर काफी अर्से तक जो है वो ऐसा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं था कि शुगर होती किस वजह से। ठीक है, और सोक्रेट्स के दौर में ये हुआ था कि उन्होंने जो है ना वो
देखा था कि यार दो लोग जो है ना, वो उनका यूरिन था, एक के यूरिन की तरफ जो चूंटियां हैं वो गई और एक की यूरिन की तरफ नहीं गई, और चूंटियां जो है ना वो ज्यादा मीठे की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा कि यार कुछ तो ऐसा है इस यूरिन में जिसकी जिसकी वजह से चूंटियां वहां जाती हैं। तो उस वक्त तो डायबिटीज डायग्नोस हुई थी कि भाई एक ऐसी भी डिजीज है जिसमें जो है वो यूरिन के थ्रू शुगर निकलती है और शुगर की वजह से वो चूंटियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। लेकिन फिर जो है वो एक टाइम आया कि ये डायग्नोस हुआ, और मेरे ख्याल से 1909 में या 1906 में इस तरह हुए है, लेकिन वो हम जो है ना वो अपने पेज पे डाल देंगे कि उस सन में जो है वो डायग्नोस हुआ कि भाई शुगर जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को नॉर्मल रखता है। जब वो इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन ना बने तो फिर शुगर हो जाती है। लेकिन पिछले तकरीबन 15 या 20 सालों में ऐसा हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज आई है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो वो क्या है, उसमें इंसुलिन होती है और इंसुलिन की ज्यादती होती है, ठीक है ना। और ये वाली जो इंसुलिन जो पहले डायग्नोस हुआ था या पहले पता चला था, वो एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पता चला था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम क्लीन खाते थे, हमारी जो है वो एक्टिविटी बहुत होती थी, फिजिकल एक्टिविटी, हम प्रोसेस फूड से बिल्कुल दूर थे, पूरी दुनिया के लोग। तो उस वक्त सिर्फ एक ही डिजीज होती थी, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री यहीं से चली आ रही है इंसुलिन की, कि भाई पता चला कि यार ये इंसुलिन जो है वो डायबिटीज की मतलब इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो रही है। तो उसके कम होने की वजह से जो है लोगों को ये हुआ कि यार इंसुलिन देंगे तो उसकी शुगर बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर हम इस पूरी हिस्ट्री में देखते हैं, जो मेन चीज देखते हैं और यही देखते हैं कि ये सारा जो भी डिस्कशन रहा है पूरी हिस्ट्री में, वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए रहा है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट ने लिखा है, क्या इंसुलिन शुगर से बनती है? शुगर से बनती है? शुगर से तो नहीं बनती है। इंसुलिन तो बेसिकली हार्मोन है और इसकी जो सेल्स हैं उसी के अंदर जो है ना बनती है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि आजकल ये बड़ा टॉपिक चला हुआ है कि वो खिंजीर या सुअर से जो है वो इंसुलिन बनती है। ये तो मसला ये है कि हमारे यहाँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजों को हम फौरन लेते हैं। तो नेगेटिव चीजों में ही एक चीज जो है वो ये बहुत आजकल वायरल हुई हुई है कि क्या इंसुलिन सुअर से बनती है या सुअर की इंसुलिन जो है वो हम लगा रहे होते हैं। तो देखें, इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो जब ये इंसुलिन पता चला ना कि भाई इंसुलिन की डिस्कवरी हुई कि यार एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम किया। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन, जानवरों के इंसुलिन से, मतलब जानवरों के लबलबे से इंसुलिन निकालना शुरू की। तो उन्होंने इंसुलिन जो निकाली, तो सबसे पहले निकली वो सुअर के ही लबलबे से निकाली थी, ठीक है। लेकिन एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो गाय के लबलबे से निकाला। अब वो गाय के लबलबे से और सुअर के लबलबे वाली जो है वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स लगाते थे, और मुस्लिम्स चूंकि कहते थे भाई कि जब सुअर का गोश्त हमारे लिए हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, तो हम ये भी नहीं लगा सकते। तो वो जो इंसुलिन लगाते थे वो गाय की इंसुलिन लगाते थे, जब तक के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं आई थी दुनिया में, ठीक है। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में, उसके बाद से इंसुलिन जानवरों से लेना बंद हो गया था। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर सपोज एक जरासीम होता है जिसको हम कहते हैं ई-कोलाई। अब ई-कोलाई जो है वो जरासीम जो है उसको हम एक मीडियम देते हैं कि भाई इसमें जो है ना, इसको मतलब उसको रिहाइश दे दी हमने, रिहाइश में उसको हमने खाना दिया, खाने की वजह से वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जेनेटिक्स से वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब उसकी जो जीन बनाने वाली मशीनरी है, जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, उस मशीनरी में हम एक जीन फिट कर देते हैं जो कि इंसुलिन को बनाती है। तो जैसे ही उस जीन को फिट कर दिया, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जरासीम या वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ ही ये जीन से भी इंसुलिन बन रहा है। जब ये इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन बन के हमारे पास आ जाता है। तो बेसिकली ये होती ह्यूमन ही जीन है, मतलब इंसान की ही जीन निकालकर जो कि इंसुलिन बनाती है, उसी ह्यूमन जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया में। जब वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमें इंसुलिन बना के दे रहा है। तो ये कहना
कि इंसुलिन की सोर्स जो है वो सुअर है, ये बिल्कुल गलत है। और मसला ये है कि मतलब हर बंदा आ गया ना, मतलब वो डॉक्टर है नहीं है, हिस्ट्री पता है नहीं पता है। फिर हमारे पास डॉक्टर भी तो बहुत सारे आ गए हैं, चले कुछ तो होम्योपैथिक भी अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आप देख लें, होम्योपैथिक हो, हर्बलिस्ट हो, नेचुरोपैथिक हो, पता नहीं कौन कौन से पैथिक आ गए, जो कि वो बुरा हाल करते हैं आपका, और आपको मेंटली आपके साथ खेलते हैं। जब वो मेंटली खेलते हैं तो आपकी शुगर जो है वो वक्ती तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो पेचीदगियां हैं वो आगे जाके हमें बड़ा नुकसान देती हैं। तो ऐसे किसी बिल्कुल बंदे को ना सुने जो ऑथेंटिक ना हो। मेरा आप सबसे जो है ना ये मशवरा है भाइयों वाला, कि इसको आप अपने जो है ना गिरा से बांध लें कि जो ऑथेंटिक बंदा नहीं है उसकी बात आपने नहीं सुननी है। गूगल में सर्च बिल्कुल। करेंगे कि इंसुलिन की सोर्स को, तो उसमें पिग वाला भी आएगा, तो भाई उसकी हिस्ट्री है पूरी कि ये पहले के दौर में ऐसा होता था कि भाई पिग से, और वो भी नॉन मुस्लिम पिग वाली इंसुलिन यूज करते थे, मुसलमान तब भी गाय वाली इंसुलिन यूज किया करते थे जो काऊ से आती थी। लेकिन आज के दौर बिल्कुल। में इंसुलिन जो है वो टोटली टोटली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है, ना वो सुअर से आ रही है ना वो काऊ से आ रही है। तो ये बिल्कुल। थैंक कॉन्सेप्ट यू। अपने ध्यान में बिठा लें कि इंसुलिन जो है वो सुअर से नहीं बन रही है। नहीं यार, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन यही था कि सुअर से ही आई है, क्योंकि मैंने अभी पेशेंट को दोबारा मैसेज किया तो उनका रिस्पांस यही था। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। बहुत सी ऐसी बातें आपने बताई हैं जो मेरे नॉलेज में भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं उनको बहुत ऑथेंटिक जो है वो आंसर मिल गया है। अच्छा सर, जरा लाइव में देखें हमारे कौन कौन से पेशेंट्स के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, हम उनके आंसर देते हैं, फिर टॉपिक की तरफ वापस आते नहीं, आप टॉपिक पर ही चलें। अभी तो सबने बताना शुरू किया है कि कौन कहाँ कहाँ से, और जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया वो हैं। भी जी, बता दें कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। सही सही सही। अच्छा सर, एक जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, कौन से मरीजों को इंसुलिन की जरूरत होती है? ठीक है, देखिए, इंसुलिन की जरूरत उन पेशेंट्स को होती है जो कि टाइप 1 हो। ज्यादातर उन पेशेंट्स को होती है जो कि टाइप 1 हो, या फिर जिनका लबलबा इंसुलिन बनाने की पोजीशन में ना हो। टाइप 2 है लेकिन उन्होंने सल्फोनाइल यूरिया इतने लंबे टाइम तक ले ली, या फिर वो पहले इंसुलिन इतने टाइम तक ले रहे हैं कि उनके लबलबे ने इंसुलिन बनाना ही छोड़ दिया है। ठीक है, हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है कि कोई चीज जो अंदर बन रही है, आपने बाहर से देना शुरू कर दी तो अंदर बनना मशीनरी में बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग टर्म देते हैं इंसुलिन तो फिर उनको भी जरूरत पड़ जाती है। या फिर सल्फोनाइल यूरिया मैंने आपको जिक्र किया। सल्फोनाइल यूरिया जैसे एम्ब्रिल, गैस्ट्रिल, हम्म। ठीक है, डायमेक्लोन एमआर, डायबिट्रोन सीआर, ये वो दवाएं हैं जिनसे आपकी इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? ये होते हैं इंसुलिन सिक्रेटर बॉक्स। ये क्या करते हैं कि लबलबे पे जोर डालते हैं कि मजीद इंसुलिन निकालो, मजीद इंसुलिन निकालो, मजीद इंसुलिन निकालो। जब आप कंटिन्यूसली सल्फोनाइल यूरिया ले रहे होते हैं तो वो इतना इंसुलिन निकाल देती हैं कि एंड में लबलबे एग्जॉस्ट हो जाता है। आपका लबलबा, लबलबे के खुलिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। इवन उस दिन ही मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें था कि अगर आपने 10 साल तक सल्फोनाइल यूरिया ले ली तो 80% चांसेस हैं कि आपने 10 साल बाद इंसुलिन पे आना है। हम्म। क्यों? क्योंकि आपका लबलबा एग्जॉस्ट हो गया है, अब उसने मजीद इंसुलिन बनानी नहीं है। तो जब मजीद इंसुलिन बनानी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, अब हम टॉपिक से थोड़ा हटकर बात करते हैं। हम्म। आप मुझे ये बताएं कि इंसुलिन की नौबत आती ही क्यों है? भाई देखिए, टाइप 1 डायबिटीज का हमने काफी दफा जिक्र किया है कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। उसमें एक्चुअली जो है वो बिल्कुल। आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है। ठीक है, मतलब लबलबे के खिलाफ ही बिल्कुल। हमारी बॉडी ऐसे सेल्स बनाना शुरू कर देती है, ऐसी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से इंसुलिन बनाने, मतलब ऐसी एंटीबॉडीज बना देती है जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर तो टाइप 1 में हम इंसुलिन ही दे रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक ठीक है। टाइम तक मुझे याद है जब मैं एमफिल भी करता था जियाउद्दीन में, तो वहां पे भी हमारी यही बात पर डिस्कशन होती थी कि इंसुलिन जो है वो प्रेगनेंसी में दी जाती थी एक टाइम तक। ठीक है, अभी भी प्रैक्टिस में है। काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डाइट का ख्याल नहीं करते। ठीक है, उनके डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं होती हैं,
तो फिर उनका मसला यही होता है कि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, ठीक है। तो अब तो हम ये इंसुलिन के अलावा भी मेटफॉर्मिन पे भी शुगर्स कंट्रोल हो जाती हैं प्रेगनेंसी के पेशेंट्स की, लेकिन हम उनको हम क्या करते हैं, उनको हम गाइड कर देते हैं कि भाई आपने जो ना मेटफॉर्मिन लेनी है, मेटफॉर्मिन के साथ आपने अच्छी डाइट लेनी है। जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो फिर ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन काफी ऐसी कंडीशंस होती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में भी या प्रेगनेंसी वाली शुगर में भी कि हमें जो है वो उनको इंसुलिन देनी पड़ती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था टाइप 2 में भी किन कंडीशन में इंसुलिन देते हैं। जैसे गाइडलाइंस तो ये भी है कि आप जो भी देखें कि HbA1c 10 से ज्यादा है तो आप इंसुलिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि हमने 10 अभी ये परसों की बात है कि हमारे एक पेशेंट का 10.7 से 6.3 पर HbA1c आया था। तो वो सारा हमने उसको सिर्फ एक टेबलेट दी थी, ठीक है, वो भी उसको हमने बंद कर दी बाद में, क्योंकि उनके शुगर के लेवल जो है बहुत अच्छे आ रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि हम सबको, ये पेशेंट सिलेक्शन होती है। और जिस तरह मतलब आज का दौर है और लोगों में शऊर आ रहा है, और हमने भी देखा है कि हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट को डाइट और लाइफ स्टाइल से चीजें बेहतर करवाए, ना कि इंसुलिन से और दवाओं से। और जो डिसिप्लिन होता है बंदा, डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है और उसकी डाइट अच्छी है, 3D फॉर्मूला उसको कहते हैं। तो डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है और डाइट में अच्छा है, और डेडिकेशन उसकी जो है ना वो लाइफ स्टाइल में आ जाती है। मतलब वो सारी अपनी एक्सरसाइजेज ये वो सारी चीजें, तो 3D फॉर्मूला जब वो अप्लाई करेगा तो उसकी चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। वो डाइट और एक्सरसाइज करेगा तो उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक ऑफ द टॉपिक जो है वो क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज में ट्विंस की प्रेगनेंसी तो तब भी इंसुलिन मतलब देनी चाहिए कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डाइट ही और मेडिकेशन? भाई ट्विंस हो या 3 हो या 5 हो, डायबिटीज का मैकेनिज्म तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर तो पेशेंट देखिए, इसमें भी फिर पेशेंट के अपने ऊपर होता है। हमने देखा है ऐसा पेशेंट भी जिसको जब पहली बार शुगर हुई प्रेगनेंसी में, मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस हुआ, और हमारे पास जैसे ही वो पेशेंट आया तो हमने उसको पहले ही दिन जो है ना गाइड कर दिया था कि आपने ये चीजें लेनी है। तो पेशेंट 1 महीने बाद ही उसको उसकी दवाएं डॉक्टर ने बंद कर दी थी कि भाई आपके तो शुगर जो है 90 तक आ रही है, ठीक है। मतलब उसकी 90 तक रैंडम आती थी, 90, 92, 93। तो उसको कहा अच्छा, जब वो गए थे डॉक्टर के पास, अब वो गायनिकोलॉजिस्ट भी आजकल खुद दे देते हैं ना दवाएं, तो उन्होंने मेटफॉर्मिन 1 ग्राम TDS दे दी। 3 टाइम आपने मेटफॉर्मिन लेनी है, सुबह दोपहर रात। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उनको ये चीजें गाइड की। उसके बाद जो हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको भी मैंने उसमें इन्वॉल्व किया था और आपने उसको डाइट प्लान दिया था और हमने उसकी पूरी काउंसलिंग की थी। तो उसके बाद जो उस पेशेंट के साथ हुआ कि वो 1 महीने बाद मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरी दवाएं जो है उन्होंने छुड़वा दी हैं कि भाई आपको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस तो है लेकिन बहुत अच्छा है, कंट्रोल्ड है, तो आपको जरूरत नहीं है दवाओं की। तो ये डिपेंड करता है, अगर ट्विंस हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो इन सब में भी कंडीशन यही है कि उसकी शुगर्स कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अब वो शुगर कंट्रोल में है तो आप जो है ना डाइट से भी चीजें का सही कर सकते हैं। और अगर शुगर फ्लक्चुएट कर रही है तो फिर हमें उसे इंसुलिन पे रखना पड़ता है या मेटफॉर्मिन पे रखना पड़ता है, ठीक है। और एक और मेटफॉर्मिन से रिलेटेड जो अभी रिसेंट स्टडीज आई हैं वो ये है कि जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन देते हैं उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं उनके बच्चों में शुगर होने के इन द अर्ली एज, यानी एडोलिसेंट जो शुगर होती है या जिसको हम मोडी कहते हैं, ठीक है। मोडी भी एक डायबिटीज की टाइप है कि यंग में होती है वो, ठीक है। तो यंग पेशेंट्स में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनकी मदर्स को हमने गेस्टेशनल डायबिटीज में मेटफॉर्मिन दिया था, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप डाइट से चीजें कंट्रोल करें। इवन प्रेगनेंसी में जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि पेशेंट स्विम भी कर सकती है। जब वो स्विम कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इससे अच्छी तो एक्सरसाइज कोई है नहीं, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप प्रेगनेंसी करें उस टाइम पे आपका वेट आपका जो है वो कम होना चाहिए। यहाँ पे मदर्स ये गलती करती हैं, हमारे जो कल्चर में है कि भाई एक साथ ही बच्चे ले लो। अब एक साथ बच्चे लेने के चक्करों में ना वो पहले में अगर उनका 5 या 10 किलो गेन हुआ है तो दूसरे में वो 7-8 और गेन कर लेंगी। वो अपना वेट पहले जो है वो कम नहीं करेंगी। इस वजह से जो है ना वेट जितना इनका ज्यादा होता है तो इनके डिजीजेस के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप खुद के साथ सिंसियर रहें, आपने जो
अगर ये मदर सोचे कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूं ताकि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको डिजीजेस के चांसेस कम हो, तो बेहतर यही है कि आप हमेशा अपने जो मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि कितना गैप होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 2 इयर्स का तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो आप 2 से 3 इयर्स का एक अच्छा गैप होता है, आप एक अच्छा गैप रखें और मिनिमम 10 kg जब भी आपने अपना प्रेगनेंसी प्लान करनी है उससे पहले आप 10 kg वेट रिड्यूस करें ताकि जितनी भी डिजीजेस के चांसेस हैं वो कम हो। जितने आप हेल्दी होंगी उतना आपका बेबी भी हेल्दी होगा। और इधर मैं सिर्फ मदर को नहीं कह रही, फादर को भी कह रही हूँ। फादर के जीन्स से भी बहुत सी चीजें जो हैं वो बच्चे को जाती हैं, बल्कि इसलिए सबसे पहले फादर की डाइट में भी जितने प्रोसेस, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं दोनों, तो खुद को 3 मंथ दें। उस 3 मंथ में आप हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करें। अगर आप बाहर के जितने भी खाने खा रहे हैं उसको स्किप करें। अगर कोला ये वाली ड्रिंक्स फादर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी बंद करें, ताकि आपके बच्चे को आप अगर उस टाइम पर अपने बच्चे को कुछ विरासत में दे रहे हैं तो एक हेल्दी चीज दें कि वो अपनी लाइफ नेक्स्ट उसकी लाइफ अच्छी हो। तो इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचें तो दोनों फादर और मदर, एक अगर बहुत ज्यादा ओबीस है तो वेट रिड्यूस करें एटलीस्ट 10 kg। दूसरा 3 मंथ हेल्दी डाइट में रहें जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करे। तो मुझे लगता है कि बहुत से चांसेस जो है ना डिजीजेस के वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अच्छा देखें, इसमें एक बात तो ये है कि जो प्रेगनेंसी में खवातीन का एक कॉन्सेप्ट है ना कि ज्यादा से ज्यादा खाएं ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है ना। तो जब वो मदर को ही अवेयरनेस होगी हेल्दी ईटिंग की और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की, तो मदर जो है वो जब ये चीजें अडेप्ट की हुई होंगी तो फिर उनको प्रेगनेंसी में जो इश्यूज होते हैं वो नहीं होंगे। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम जो इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। आपके मसल्स अच्छे होंगे तो आप सब कुछ करेंगे। और यही मेल्स के लिए भी है, जो आपने बातें की बिल्कुल सही की कि मैन की हेल्थ जो है वो बड़ी मैटर करती है। इवन मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के साथ फीमेल्स आती हैं तो मैं तो मेल का लाजमी टेस्ट करवाता हूँ। उसमें काफी वो भी हो जाते हैं, हाइपर भी हो जाते हैं कि यार हम इनका इलाज कराना है, आप जो है वो हमारा भी टेस्ट करवाएं। तो इसका ये रीजन यही है कि दोनों एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो बेबी के बोर्न होने से पहले भी और बेबी के बोर्न होने के बाद भी वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीजें, ठीक है। तो जब ये चीजें आप करेंगे तो बच्चा भी आपका हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जो बीच में एक पॉइंट किया ना कि ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसमें भी मेरे माइंड में यही डाला गया कि आपने बहुत ज्यादा खाना है। हालांकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, लेकिन उस टाइम पे आपकी एज छोटी होती है, आपकी शादी होती है तो आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अब जब मैंने जो अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में गलतियां की है ना, तो मैं अब बैठ के सोचूं ना कि मैंने ये क्यों की थी, जबकि मैं जानती भी थी। तो मैं अपने पेशेंट को अब यही जो है ना सजेस्ट करती हूँ। एक तो बहुत ज्यादा जो ओवर ईटिंग करना कि जी प्रेगनेंसी है तो खाओ बच्चे को लगेगा, जी प्रेगनेंसी है तो खाओ वो जो बच्चे को लगे। प्रेगनेंसी में ये अलाउ नहीं है कि आप फ्राइड आइटम्स खाएं, प्रेगनेंसी में ये नहीं है कि आप जो है मीठे, अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप बाहर से केक मंगवा के खाएं। जो मैंने मिस्टेक की हैं वो मैं अब अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि मुझे उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि आप फैमिली हर कोई आपको बताता है ऐसे चलो, आप सबकी बातें मानते हो, लेकिन आप ये भूल ही जाते हो कि आप खुद भी कुछ हो ना। तो अब जब मेरी जितनी भी मेरे पास जो डायबिटीज के अलावा आती हैं, जो उसके अलावा डायबिटीज के अलावा जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी डाइट प्लान ले रही होती हैं कि हेल्दी बेबी हो, क्योंकि अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई, तो मैं उनको साथ साथ गाइड करती हूँ कि जो मैंने मिस्टेक की वो आपने नहीं करनी। अगर आपकी ये चीज फील करिए तो आप हेल्दी वे में घर बना के लें ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी भी। अच्छा सर, अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया है, क्या इंसुलिन एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सारी जिंदगी इस्तेमाल करनी पड़ती है? देखिए, ये भी फिर जो है ना वो मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार इंसुलिन स्टार्ट कर दी, ठीक है, इस्तेमाल करना, तो फिर आपको सारी जिंदगी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल मिथ है। मेरे पास जब मैंने क्लिनिक की ओपनिंग की, इनॉग्रेशन की, उसके बाद एक मेरी पेशेंट आई। अच्छा, वो पेशेंट जो है
मेरे पास पहले आ चुकी है, मतलब 1.5 साल पहले मेरे पास एक जगह पर आई थी, कंसल्टेशन जब मैं हॉस्पिटल में कर रहा था, तो वहां पे आई थी और वहां पे उन्होंने, मतलब वो इंसुलिन पे थी और उस वक्त उनकी शुगर थी 300 समथिंग। ठीक हम्म। है, तो मैंने उनसे सारी, अब मेरे पास जो पेशेंट आता है मैं सब चीजें पूछता हूँ उससे, भाई डाइट क्या है आपकी, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, स्लीप पैटर्न क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस लेवल कैसा है आपका, हम्म। ये सारी चीजें जो है ना वो जब डिस्कस की तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये इंसुलिन की कैंडिडेट नहीं है। नहीं। तो मैंने इनकी इंसुलिन छुड़वा दी 1.5 साल पहले। अब वो बीच में कांटेक्ट करती रही हैं, सारा उनको गाइड करते रहे, ये करें ये वो। अच्छा, मेरे पास बहुत पेशेंट आया है उनकी तरफ से कि भाई हमें फला पेशेंट ने भेजा। अच्छा, मेरे हम्म। जहन में था नहीं वो पेशेंट, ठीक है, तो फला पेशेंट ने भेजा, फला पेशेंट ने भेजा। अब एक टाइम आया कि वही पेशेंट दोबारा मेरे पास 1.5 साल बाद आई, तो मेरे पास हम्म। आई तो उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा अच्छा आप वो हैं जिन्होंने इतने पेशेंट्स मेरे पास भेजे। तो जब मेरी देख लो। बातचीत हुई वे सारे उनकी हिस्ट्री ये वो जो मैंने पहले लिखी हुई थी पेपर पे, तो मुझे पता चला कि 1.5 साल पहले मैंने इनकी इंसुलिन बंद करवाई थी और बंद अब कराई। तक वो विदाउट इंसुलिन, और जब मेरे पास 1.5 साल बाद आई है तो विदाउट मेडिसिन अब चीजें कंट्रोल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सर तो यही तो बहुत, इंसुलिन जी। सर यही तो एक अच्छे जो डायबिटोलॉजिस्ट का काम है ना, वो यही है कि आप काउंसलिंग अच्छी करें। एक डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आया ना, तो वो उनको सब कुछ समझ के आते हैं। अगर हम वहीं पे ही उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर देते हैं ना, तो वो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए जो है ना वो बेस्ट डिसीजन होता है। हम अगर अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो ना, हम आजकल अगर आप देखें, हर दूसरा बंदा डॉक्टर बना पड़ा है, हर दूसरा बंदा जो है वो डाइटिशियन बना पड़ा है। वो खुद पे इम्प्लीमेंट चीजें करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि भाई, जितना वो हम 12th में पढ़ते थे एक पेशेंट के बारे में, एक आता था, अब मेरे माइंड से निकल गया, कि उसने सारी बुक्स पढ़ पढ़ के मेडिकल की, उसको लग रहा था ये सब डिजीजेज मेरे अंदर है। तो वो मेडिकल बिल्कुल कॉलेज चला गया कि भाई मुझ पर रिसर्च कर लो, क्योंकि मेरे पे सारी सारी डिजीजेज मेरे अंदर आ गई। तो अब तो इंटरनेट पे हर दूसरा बंदा यही काम शुरू कर दिया, जी मैंने अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर ली तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपकी करवा दूंगा। या मैंने अपना वेट लॉस कर लिया तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपका वेट लॉस करवा दूंगा। तो हमारी ऑडियंस को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑथेंटिक बंदे के पास जाएं, जिसके हाथ में आप अपनी जिंदगी दे रहे हैं, तो वो बंदा उस काबिल भी तो हो कि जो आपको सिंसियर मशवरा दे सके। अब देखिए कि आपने उसको सिंसियर मशवरा दिया, उनकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आया, तो उन्होंने कितने पेशेंट्स आपको रेफर किए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आपने जो बातें की ना उससे मेरे जहन में आया कि मेरे पास एक पेशेंट आई, मतलब काफी पेशेंट ऐसे आए हैं जो थायराइड की डिजीज के साथ आते हैं कि भाई थायराइड हमारा जो है वो हम्म। डिसबैलेंस हो गया है। किसी को हाइपोथायराइड, ज्यादातर हाइपोथायराइड की होती है, कुछ हाइपरथायराइड की भी होती है, लेकिन वो हम्म। हाइपोथायराइड वाले पेशेंट जो है ना उनकी टिपिकल हिस्ट्री में कहीं ना कहीं मिलता है कि उन्होंने इंटरनेट से देख के कीटो डाइट की थी या कोई भी ऐसी हम्म। डाइट की थी जिससे उनके साथ ये वाले मामला हो गए कि उनका मेटाबॉलिज्म। अब हो। फीमेल अगर मेटाबॉलिज्म के साथ खेलती है ना तो वो बहुत गलत करती है कि अगर वो मेटाबॉलिज्म उसने स्लो कर दिया तो उसका थायराइड हार्मोन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और उसकी हाँ। हाइपोथायराइड की कंडीशन हो जाती है, जिसके बाद उसका वेट बहुत स्लोली कम होता है। और सिर्फ वेट नहीं, बिल्कुल। उसकी बाकी भी चीजें जो है वो मोटापा, ये वो सारी, मतलब ओबेसिटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है पूरा, वो सारा उसके ऊपर समझें कि हावी हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा इंटरनेट पे हर चीज सही नहीं होती है, आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे कोच के पास जाएं और वो कोच आपको जब गाइड करेगा तो उसका गाइड करना डिफरेंट होता है। और वो भी बिल्कुल ऐसा ऐसा है। कोच हो जिसने साइंटिफिकली चीजें पढ़ी हुई हो। ये नहीं है कि भाई मैं, बिल्कुल। मेरा 3 दिन में शुगर कंट्रोल हो गई तो मैं भी आपको भी शुगर कंट्रोल करवा दूंगा। अब वो 3 दिन में बिल्कुल शुगर ऐसा है। कंट्रोल करवाने के लिए अगर मैं 90 दिन लगा रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल। आप ऐसे बंदे के पास जाएं जिसको चीजों का पता हो, पहली बात तो ये, और वो आपको हम्म। साइंटिफिकली लेकर चले। ठीक है, जब इस बिल्कुल। तरह की चीजें होंगी तो आप वीकनेस भी फील नहीं करेंगे, आप जो है वो बिल्कुल। कंटिन्यूअसली वो चीजें कर सकेंगे। अब एग्रेसिव ट्रीटमेंट आप अपनी कर रहे हैं कि भाई एग्रेसिवली जो है ना मैंने वजन भी कम करना है, मैंने शुगर भी कंट्रोल करनी है, तो एग्रेसिवनेस आपकी कितने रहेगी, 3 महीने, 4 महीने, 4 महीने बाद आप बिल्कुल। दोबारा उसी रूटीन पे आओगे तो दोबारा वही वेट गेन होगा, इवन उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कार्ब्स की क्रेविंग्स बढ़ेंगी, बिल्कुल है। सारी चीजें होंगी। तो कोशिश ये करनी है कि कोशिश आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप चीजों को बैलेंस लेके चलें और ऐसी चीजें करें जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा, आपकी बाकी चीजें भी सही रहेंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। सर, यही चीज ना हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि एक
जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ना उनको अचीव नहीं करें। आपने जब भी करना है लॉन्ग टर्म गोल्स, वो जो आप अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी आराम से उसको फॉलो कर सके। अब जैसे कीटो डाइट है या दूसरी इंटरमीडिएट फास्टिंग है या जो भी है, अगर आप उसको अच्छे वे में करते हैं तो वो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अभी जो है मेरे पास इतने सारे कमेंट्स भी आ गए हैं, तो वो भी हम साथ साथ दे लेते हैं। ठीक है, तो आप बताएं साथ, अभी आप क्या कह रही थी कि कीटो डाइट के हवाले से जो आप बता रही थी। सर कीटो डाइट के लिहाज से मैं यही बात कर रही थी कि लोग उसको फॉलो तो कर देते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद जब बिल्कुल सही। आपका वेट, जब आप उसको फिर से दोबारा रोटी चावल स्टार्ट करते हैं तो एकदम से बाउंस बैक हो जाता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग लोग जो है ना, एक उसका एक ट्रिक है कि आपने कितनी देर करनी है। लोग उसको बिल्कुल प्रोलॉन्ग लेके जाते हैं तो उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और उनको कोई उसके फीडबैक मिल नहीं रहे होते, लेकिन वो फिर भी कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए वो बस कि भाई हमने इंटरनेट पे पढ़ लिया था ये वेट लॉस करवाएगा। भाई आप ये तो देखो कि वेट लॉस के साथ आप कैलोरीज भी पूरी ले रहे हो कि नहीं ले रहे। और फिर बिल्कुल। अल्टीमेटली हेयर लॉस, रिंकल्स आना फेस पे, डिजीनेस आना, तो ये साइलेंट सिम्टम्स के साथ वो फिर आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कमेंट आया है मियां शेजार साहब का कि डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा कि मेरी शुगर खाने से पहले 130 से नीचे और खाने के बाद 170 से नीचे रहती है। 3 घंटे बाद प्लीज मुझे बताइएगा दवाई लेनी चाहिए या परहेज करना चाहिए। भाई देखें, आपका मसला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी विदाउट मेडिसिन इतनी अच्छी शुगर रह रही है तो आपको मेरे हिसाब से दवा की जरूरत नहीं है। इसको मजीद आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और खाने से पहले वाली खास तौर पर आपको बेहतर करनी है। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। ठीक है, अब एक और कमेंट आया है, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ, ये रहा। पेशेंट का है कि ना सर एक्सरसाइज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज की टाइमिंग जो है वो बेसिकली आप किसी भी टाइम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपको फायदा ही देती है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जब आपने खाना खाया हुआ है, जब आप खाना खाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको ज्यादा फायदा देती है। आपकी शुगर भी कंट्रोल में रखती हैं और वो शुगर सारी सेल और स्पेशली मसल सेल्स में जाती है। तो मसल सेल्स में जो है ना मसल के बल को बढ़ा सकती है अगर उसमें कार्ब ज्यादा है, या फिर जो है ना मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी अगर उसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो ये सर चीजें हो खाने की सकती कितनी देर बाद करनी चाहिए? है। 1 घंटे बाद करनी चाहिए कम से कम। और अच्छा, कहीं मैंने ये पढ़ा है कि खाने के इंसुलिन पेशेंट को या डायबिटीज पेशेंट को खाने के फौरन बाद 10 मिनट करनी चाहिए। तो देखिए, खाने के फौरन बाद जो है ना वो आप कुछ कदम चल लें। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम ऐसे हमने देखे हैं खानदान में भी, वो मतलब खाना खाएंगे वो खड़े हो जाएंगे, 40 कदम चलना है या 5 मिनट चलना है या 10 मिनट चलना है। ठीक है, वो सही है। अब मसला ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, वॉक की नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में आप जब वेट्स उठाते हैं ना या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है स्पेशली चेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तो अब अगर आपके पेट में खाना पड़ा हुआ है स्टमक में, 1 घंटे में क्या होगा कि भाई कम से कम वो खाना जो है वो इस पोजीशन में होगा कि वो आगे मूव करे। ठीक है, स्टमक से वो इंटेस्टाइन की तरफ आता है। अब वो खाने के फौरन बाद आपने क्या खाना आपका यहाँ पड़ा है, आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। जब आप इतनी तेजी से एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी मतलब वो जो एसिडिक इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, वो बढ़ जाए। हमने देखे हैं लोगों को जो है ना, खास सुबह मैंने कितने ऐसे जिम के दोस्त देखे हैं अपने, जब बात कर रहे होते हैं ना उनके बार बार ऐसे अटक रहे होते हैं। ठीक है, या उनको खट्टी डकारें आ रही होती हैं। तो ये खट्टी डकारें आना या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो इस वजह से होती हैं कि आप एक्सरसाइज, वर्कआउट और डाइट में फर्क नहीं रख रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, एक और कमेंट आ गया है मानी मलिक साहब का कि मेरी शुगर रैंडम 120 से 180 तक रहती है, HbA1c 5.31 आया है। बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करें और विदाउट मेडिसिन करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, एक अमजद साहब है, उनका भी ले लेते हैं आप। ठीक, वो कह रहे हैं सलाम डॉक्टर यामीन भाई, मे अल्लाह गिव यू मैसिव हेल्थ एंड वेल्थ, आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, आपकी मोहब्बतों से ही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक और कमेंट आया हमारे पास, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस कीटो डाइट करने से वीकनेस भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, वीकनेस बहुत होती है कीटो डाइट से या लो कार्ब डाइट से,
और गाइडेंस ना भी हो तो भी जो है मतलब मैं तो कहता हूँ पोर्शन कंट्रोल डाइट भी अगर आप विदाउट गाइडेंस कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा। अभी रिसेंटली हमने एक बिल्कुल। आर्टिकल पढ़ा था कि चैट जीपीटी से डाइट करके बंदा हॉस्पिटल के हाँ। आईसीयू में एडमिट हो गया। ठीक बिल्कुल है, ऐसा है। तो गाइड जो है वो गाइडेंस कोच जो है वो बड़ा जरूरी होता है। कोच बिल्कुल। होगा तो आपके लिए चीजें अचीव करना बहुत इजी हो जाती है, और ये हर मामले में ठीक है। आपको मेंटोर मिल जाता है तो आप मतलब ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं और अच्छा। इन शॉर्ट टाइम अचीव कर सकते हैं बिल्कुल। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। मैं 10 साल से इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आज मैं इंसुलिन छोड़ना चाहूँ तो क्या छोड़ सकता हूँ? अच्छा देखिए, 10 साल से या 15 साल से इंसुलिन आप यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो टाइप 1 है तो आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, टाइप 1 वालों के साथ हम ये करते हैं कि हम उनको डाइट और लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी सिखा देते हैं कि वो उस डाइट और लाइफ स्टाइल से अपने इंसुलिन के यूनिट्स कम से कम कर देता है। ठीक है, हम्म। जैसे आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल है वसीम अकरम की। वो टाइप 1 डायबिटिक है, लेकिन उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा करियर किस तरह किया है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, सब हमारे सामने है। तो टाइप 1 डायबिटिक भी अगर वो डाइट और लाइफ स्टाइल अपना अच्छा कर लेता है तो उसके इंसुलिन के यूनिट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और हमने ऐसा भी देखा है कि कितने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं टाइप 1 जो नहीं ख्याल करते हैं और मतलब इंसुलिन खाना ये चल रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है उनके HbA1c 13 तक, 15 तक भी मैंने देखे हैं। ठीक है, तो हम्म। कोशिश ये करें टाइप 1 डायबिटीज वाले कि इंसुलिन तो आपने लेनी है, लेकिन अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल ऐसा बनाए कि आपको कम से कम इंसुलिन लेने की जरूरत पड़े। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट के पास। अब टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, वो कह रहा है कि यार मैं 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, या मैं 1 साल 2 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, या कितने अरसे से भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इंसुलिन से हट जाऊं और मेडिसिन पे बिल्कुल। आ जाऊं, या फिर मैं डाइट और लाइफ स्टाइल से चीजें कंट्रोल करूं। तो देखें, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको टेस्ट करवाना होता है एक सी पेप्टाइड लेवल का। ठीक है, उसके साथ हम फास्टिंग इंसुलिन भी करवाते हैं। फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड लेवल्स करवा लें, अगर वो 1 से ज्यादा है तो आपकी इंसुलिन छूट सकती है। ठीक है, वो अगर आपके सी पेप्टाइड 1 से ज्यादा आता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह इंसुलिन छोड़नी है अपनी। श्योर। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे एक बात आई कि 10 साल इन्होंने इंसुलिन में गुजार दिए और अब इनको ख्याल आ रहा है कि मुझे इंसुलिन क्या छूट सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उनको कहीं ना कहीं शायद हमारे पेज से या कहीं से उनको मोटिवेशन मिली है। आई थॉट हमारा पेज ही होगा क्योंकि उन्होंने हमें ही कमेंट्स किए हुए हैं, हमसे ही पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अचीवमेंट है कि आप अगर अच्छे कंटेंट बना रहे हैं या अच्छा लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो लोगों को 10 साल बाद भी अगर ख्याल आ रहा है कि भाई मैं लाइफस्टाइल से या इस चीज से निकल आऊं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सदका जारिया है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी वजह से लोग जो हैं वो उससे फायदामंद हो रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया है, क्या वाकई इंसुलिन शुगर की दवाओं से बेहतर बेहतर है? कहा जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ये लिखना चाह रहे थे कि इंसुलिन दवाइयों से ज्यादा बेहतर है। एक मिनट, यहाँ पर अजान हो रही है अभी, आप थोड़ी देर कंटिन्यू करें। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन दें इंसुलिन और दवाओं पर, तब तक यहाँ अजान हो जाती है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ स्टाइल, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, तो मेरे लिए यही ज्यादा बेटर है कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा रखते हैं और तो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो इंसुलिन की जगह मेडिकेशन, कम से कम मेडिकेशन पे रहें तो वो भी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इंसुलिन। बट आप इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, आपका जवाब ज्यादा ऑथेंटिक होगा इस बारे जी, एक मिनट अजान हो जाए। में। जी।
जी आ जाए। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि इंसुलिन और इंसुलिन या दवाओं में से क्या बेहतर है, ठीक है, ये सवाल पूछा है इन्होंने। तो लोगों का ये मिथ होती है कि यार इंसुलिन पे आ गए ना, इंसुलिन तो ज्यादा बेहतर है कि भाई इंसुलिन लगाओ और जो आपका दिल करे वो खाएं, ठीक है। हालांकि हम्म हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इंसुलिन वाला मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सफर कर रहा होता है। हम्म इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हम्म शुगर को लो करवाना। अब वो पेशेंट हम्म कहता है क्या मैंने इंसुलिन लगाई, शुगर लो हो गई, फिर वो चीनी खा रहा है, जूस पी रहा है, ठीक है, या कोई भी इस तरह की चीज खा रहा है, फल खा रहा है, हम्म खजूर खा रहा है, वॉट एवर जो भी चीजें खा रहा है, तो वो सबसे ज्यादा बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है। और उसमें भी हम्म ऐसा पेशेंट, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो बेचारा सुबह घर गया है, तो उसके फादर जो थे वो इंसुलिन पे थे, ठीक है, और हम्म वो और फादर उस वक्त अकेले रह रहे थे, और मतलब उनकी फैमिली पंजाब साइड गई हुई थी। तो वो बंदा रात को आया है। अब उनके जैसे ही सुबह घर पहुंचा है, घर पहुंच के उसने देखा कि उसके फादर जो है वो बिल्कुल ही मतलब सांस छोड़े हुए हैं, ठीक है। जब उसने चेक किया तो पता चला भाई हाइपोग्लाइसीमिया, रात में उन्होंने इंसुलिन लगाया था, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उनकी डेथ हो गई है। सुबह जब वो हम्म पहुंचा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हम्म अगर तो कोई बंदा अकेला रहता है और वो इंसुलिन ले रहा है, तो मैं कहता हूँ उसके साथ तो बड़ी ज्यादती है, उसको जो है ना बड़ा जो है ना हम्म कंट्रोल करना चाहिए। मतलब हम्म कोशिश करें कि दवाएं, अगर दवाएं नहीं तो लाइफ स्टाइल से चीजें बेहतर हो जाए, डाइट और लाइफ स्टाइल ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इन सारी चीजों में। चाहे इंसुलिन हो, चाहे शुगर की दवाएं हो, देखो सबका साइड इफेक्ट है। जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल डाइट ही अच्छी नहीं करते हैं, तो आपकी ये चीजें नहीं छूट सकती हैं, ठीक है, और ये आपको जी नुकसान देती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, सर। ले लूं मैं? जी जी। हाँ, ये क्वेश्चन आया है, सर क्या कभी शुगर की दवाइयाँ छूट सकती हैं? तो देखें, शुगर की दवाएं बिल्कुल छूट सकती है, और हमने काफी लोगों की छुड़वाई हैं। और अभी हमने जो जिक्र किया था, कारी गुलामुल्लाह साहब हैं शेखुपुरा से, उनकी हमने शुगर की दवाएं छुड़वा दी। वो किसी डॉक्टर को पहले दिखा रहे थे, और वो डॉक्टर ने उनको काफी इतना बड़ा पर्चा बना के दिया था। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये करता हूँ, मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तो तकरीबन 12 दवाएं ले रहा है, इतना बड़ा पेपर होता है, वो पूरा पेपर जो है ना भरा हुआ होता है दवाओं से, सारा हम्म लाइन से, ठीक है। तो वो दवाएं हम उसकी कम से कम करवाते हैं, पॉली फार्मेसी से उसको बचाते हैं, ठीक है। फिर एक हम्म टाइम आता है कि हम कहते हैं, अब उसमें फिर पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट की अपनी जाती दिलचस्पी नहीं है, पेशेंट के अंदर डेडिकेशन नहीं है, ठीक है, या पेशेंट जो है वो विलिंग ही नहीं है कि मेरी चीजें बेहतर हो, तो फिर वो बिल्कुल। 11 की 11 दवाएं ही उसने लेनी है, ठीक है। वो आपको जो है ना हम्म यही बोलेगा कि यार मुझे ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, तो हम बोलते हैं भाई आप दवाएं लेते हैं। लेकिन एक पेशेंट है, वो विलिंग है कि भाई मैं चाहता हूँ क्या मेरी दवाएं भी छूट जाएं, मेरा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाए, मेरी डाइटरी चीजें जो है ना बेहतर हो जाए, डाइट के हवाले से, लाइफ स्टाइल के हवाले से ही मेरा वेट भी बेहतर हो जाए, मेरी शुगर भी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे पेशेंट को हम कोशिश ये करते हैं कि उसको कम से कम दवा पे लेके आए और एंड में उसको ऑफ मेडिकेशन कर दें, यानी दवाएं उसकी हम्म छुड़वा दें। और ऐसे कई हमारे पास पेशेंट हैं, ठीक है, जैसे राना सुजावल है हमारे पेशेंट, बहुत अच्छा पेशेंट है। उस बंदे ने जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आया है, वो डेली जिम बिल्कुल। जाना, और उसकी डाइटरी जो उनकी मील प्लेट हम देखते हैं, मैं कहता हूँ बेहतरीन किस्म की उसकी मील प्लेट्स होती हैं, ठीक है। हम्म इसी तरह हमारी एक पेशेंट है यूके वाली, ठीक है, तो उनका भी हम्म यही है माशाल्लाह, वो जिस हिसाब से अपनी डाइट को लेके चलती हैं, हालांकि 59 ईयर्स हाँ एज है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के 80% जवानों से वो बेहतर है, बिल्कुल है डाइट सर। के हवाले से, लाइफ स्टाइल के हवाले से। तो बिल्कुल आपकी शुगर की दवाएं छूट सकती हैं अगर आप विलिंग है तो, वरना नहीं छूट सर सकती। इधर इधर हम एब्रार का भी जो है वो हाँ, एब्रार बराज का, जाहिद सर, जाहिद ये साहब दोनों बिल्कुल। इनकी भी जैसे आपने कहना है, इन्होंने इधर से इधर नहीं होना, उसी लाइफस्टाइल को लेके चलना है कि जो डॉक्टर ने कहा है और मैंने वही जो है वो लेने हैं, और उसके रिजल्ट्स भी फिर इन लोगों को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने जो कह दिया है और आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे ये चीज होती है कि पेशेंट का माइंडसेट ये होता है, मुझे हंसी आ गई कि पेशेंट ये चाहता है कि भाई ठीक भी मैं हूँ और जो दवाइयाँ हैं वो भी मुझे ना खानी पड़े। तो ऐसा नहीं होता, आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। रिसेंटली एक डॉक्टर है, वो बात ये मेरे साथ कर रहे थे, वो कहते हैं बहुत से पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक मैं हो जाऊं और दवाइयाँ भी छूट जाए और खाऊं मैं सब कुछ,
तो कहते फिर मैंने उनको कहा कि भाई दवाइयां भी मैं ही खा लेता हूँ, तुम ना खाओ। और तो इस तरह की लोगों के कॉन्सेप्ट है कि बस हम सही हो जाए, हम सब कुछ नहीं, खाएं। तो मेरे पास कल ही एक पेशेंट आया था मेरे पास। तो उसको मैंने कहा कि आप वॉक कर रहे हैं? तो बोला नहीं, मेरा एक बंदा लगा है जो मेरी तरफ से वॉक कर रहा है। तो उनको ये था कि शायद मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि यार एक बंदा तो कम है। बोला क्यों? मैंने कहा 2-3 बंदे को कम से कम रखो। तो बोला यार एक बंदा वॉक कर तो रहा है। मैंने कहा नहीं, आप एक वॉक के लिए रखें, एक आपका जिम के लिए रखें, और एक बंदा आपकी तरफ से योगा करे। तो दो दो हंस रहे थे। बोला यार मैंने तो इसलिए बोला था कि आप गुस्सा करेंगे। आपने तो मुझे जो है ना दो और वो बता दिए। तो उसके बाद फिर बिल्कुल वो भी सही हुए, आज उन्होंने वॉक की है तो मुझे बताया। तो इसी तरह होता है कि पेशेंट को आप जब तक जो है ना अच्छे से गाइड नहीं करेंगे इस चीजें, और पेशेंट की अपनी विलिंगनेस नहीं होगी, तो फिर यही होगा। अब वो बिल्कुल पेशेंट हमारे पास आता है 500 शुगर लेके। अब वो कहता है कि यार मेरी आज ही शुगर की दवाएं छूट जाए, और मैं जो है ना वो डाइट में चावल और रोटी भी ना निकालूं। तो फिर हम कहते हैं यार हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि ये घुमाई और आपका सारा मसला हल हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो सर चीजें अब टाइम लेती हैं, लेकिन बीच आपकी में हमारे साथी दिलचस्पी होनी चाहिए। 2-3 पेशेंट ऐसे हैं, जब हम उनसे मतलब बस ये बता रहे थे कि शुगर हो गई, जब उनसे पूछा जाए कि खाया क्या था, तो बीच में कोई ना कोई ऐसी चीजें वो ले रहे होते हैं जिनकी वजह से स्पाइक आती है। और फिर जब उनसे कहो तो वो कहेंगे कि भाई दिल कर रहा था तो मैंने ले लिया। तो हाँ, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो खुद ही ठीक नहीं होना चाहते। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और भी आए हुए हैं, वो ले लेते हैं, इसके बाद फिर एंड करते हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम बहुत लंबी हो गई है और नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, इनाम साहब कह रहे हैं हाई रिस्पेक्टेड सर, आदाब। अच्छा, ये लखनऊ में कहाँ से आ गया हूँ? अच्छा, एक टाइप 2 डायबिटिक को फास्टिंग एंड रैंडम लेवल कहाँ तक रखने चाहिए प्लीज? भाई देखें, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम उसमें कहते हैं कि आप फास्टिंग जो है वो आप 130 के अंदर रखें, और रैंडम जो है वो आप 180 के अंदर रखें। ठीक है, और अगर नॉन डायबिटिक है और चाहता है कि मुझे डायबिटीज कभी भी ना हो, तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि उसके रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स भी जो है वो 140 के अंदर हो, और फास्टिंग उसकी 100-110 के अंदर हो। ठीक है, तो उसमें ये मामला नहीं होंगे। अच्छा, अभी एक और आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है कि आपके ब्लॉग्स और बातों पे अमल करके शुगर तो नॉर्मल कर ली मैंने, और पिछले 5 माह से वजन भी 61-62 के दरमियान है। मैं चाहता हूं कि शुगर भी नॉर्मल रहे और वजन मेरा 65 हो जाए। अब कोई राय दें। भाई देखें, इसमें आपको जो है वो डाइटरी अपनी चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। डाइट के हवाले से तभी जाके चीजें जो है ना सही होंगी। तो आप मिस जरी की कंसल्टेशन बुक करें और अपना डाइट प्लान दें। ठीक है, आप हमारा डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम जो 2 माह का है वो भी ले सकते हैं। तो उसमें हम वेट गेन, वेट लॉस दोनों करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे शुगर के जो मरीज हैं उनकी दवाएं भी छूट जाए। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पेशेंट्स की तरफ से था, वो आपके नहीं, वो मेरे हैं। उन्होंने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा क्लिनिक तो ओपन किया है, बट डिस्काउंट उन्होंने जो है ना वो नहीं दिया। तो काइंडली आप जो मेरी तरफ से पेशेंट और जो ऑनलाइन आना चाह रहे हैं सिर्फ कराची के, तो आप उनके लिए या जो भी वर्ल्ड वाइड आपसे लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने क्लिनिक की खुशी में उनको डिस्काउंट जो है वो इस टाइम लाइव में बता दें। भाई देखें, क्लिनिक पे हमने स्टार्ट में बहुत अच्छा डिस्काउंट रखा हुआ है। ठीक है, जहाँ 2000 रुपये फीस होती है, हमने 1500 रुपये आपको छोड़ दिए। ठीक है, ठीक क्योंकि है, अभी 1500 साल का जो वो मिलाद भी आ रहा है, तो उसकी निस्बत से हमने 1500 रुपये कट कर दिए हैं। सिर्फ 500 रुपये फीस है अभी ठीक क्लिनिक में कराची के। ठीक है, तो आप में ठीक से है। जो भी जो कराची में आना चाहता है वो आ जाए और 500 रुपये में ये ऑफर अवेल कर ले। डॉक्टर यमीन की आप बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर यमीन भी जी जी 500 जी, में देखेंगे। बिल्कुल। वाह, ये तो बड़ा अच्छा डिस्काउंट है, मुझे नहीं पता था। मेरे बहुत से पेशेंट मुझसे पूछ रहे थे, तो अब मैं रेफर करूंगी भाई 500 में। अच्छा सर, फिर अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहता हो तो उसके लिए क्या डिस्काउंट? ये तो तो आपने देखिए, वो तो आपने तो क्लिनिक खोलने पर कहा था ना, तो हमने बता दिया। ऑनलाइन नहीं सर, कंसल्टेशन अगर और हमारे डीसीपी जीडीपी इस पे भी हम डिस्काउंट अपने पेज पे लगा देंगे अनकरीब इंशाल्लाह। ठीक, तो इंशाल्लाह, आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत से पेशेंट को सिर्फ आपकी कंसल्टेशन चाहिए थी, तो दैट्स वाई मैंने पूछा। तो अब जितने मेरे कराची वाले पेशेंट है वो तो खुश हो जाएंगे, वो तो आपको खुश हो क्लिनिक गए आप। जाके मिल लेंगे। तो अब जो मेरे बिल्कुल। ऑनलाइन जो यहाँ सऊदिया बैठे हुए हैं या जो दुबई है,
आपको पता है वर्ल्ड वाइड है, तो फिर उनके लिए भी आप कोई डिस्काउंट सिर्फ अपनी कंसल्टेशन के लिए निकालिएगा ताकि वो अवेल कर सके। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया और बहुत इंफॉर्मेटिव जो हमारा ये लाइव था। मुझे लगता है बहुत सारे जो ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। इंशाल्लाह जो है वो ऑडियंस भी खुश हुई होगी, इतना इंफॉर्मेटिव जो है वो उनको लाइव सेशन मिला। तो आप एंड किस बात पे करेंगे और एक खूबसूरत सा मैसेज मेरी ऑडियंस को दे दें। भाई एंड मैं इसी बात पे करूंगा कि अभी रिसेंटली हमने एक पोस्ट की थी कि आपको क्या लगता है कि आपको शुगर किस वजह से है, तो उसमें 80% लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें जो है वो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से। तो मैं आखिरी अपना जुमला यही आज के जो हमारा लाइव इसी पे एंड करते हैं कि शुगर सिर्फ ग़िज़ाई बीमारी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका लाइफ स्टाइल मैटर करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आपकी डाइट मैटर करती है। सिर्फ ग़िज़ाई बीमारी नहीं है, ग़िज़ाई बीमारी है लेकिन सिर्फ ग़िज़ाई बीमारी नहीं है। उसमें फिर स्ट्रेस भी आता है, उसमें फिर आपका स्लीप पैटर्न भी आता है, पूरा लाइफ स्टाइल समझे। शुगर जो है वो लाइफ स्टाइल की बीमारी है, उसमें 4 पिलर जो है ना वो ये हैं। तो जब तक आप इन चारों को सही नहीं करेंगे, आप डाइट जितनी भी अच्छी ले लें लेकिन आपके घर में टेंशन चल रही है, आपका जो है वो स्पाउस का आपके साथ मसला है, ठीक है, आपका घर में भाई बहन अम्मी अबू उनके साथ टेंशन चल रही है, तो आपकी शुगर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि शुगर सिर्फ ग़िज़ाई बीमारी नहीं है बल्कि शुगर लाइफ स्टाइल की बीमारी है। अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, आपकी शुगर ठीक रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।